ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जहां आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर ये कार्यक्रम आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। खासकर इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के संदर्भ में, और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान हमने कई विषयों पर बात की। खास कर स्वामी जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और अभी हाल में स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था यहाँ मॉरिशस में, और जिसमें कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और हम आज विशेष रूप से इस सम्मेलन के बारे में ही बात करेंगे। क्या निष्कर्ष निकाला गया है, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मेहमान के रूप में श्री राजनारायण गति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद बहुत आपका आज कार्यक्रम के लिए, और सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन करते हैं। हाँ, तो गति जी, आप हमें बताएं कि जब इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था तो इसके पीछे एक खास मकसद था, और क्या निष्कर्ष निकाला गया? देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यवस्था हो, समय समय पर चिंतन करना, मनन करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यवस्था हो कि किस प्रकार से जो कुछ कार्य हो रहे हैं, कहाँ तक वो कार्य सफल हैं और आगे क्या करना है, क्या शेष है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर कई सम्मेलन होते रहे हैं, जहाँ पर कि विभिन्न देशों के लोग मिल कर के चिंतन करते थे। परंतु पहली बार ऐसा हुआ, यह ऐतिहासिक एक बात है कि केवल गिरमिटिया देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया। उनको बहुत कम अवसर मिलता था। जब विश्व स्तर पर कोई सम्मेलन होता था तो सभी बड़े-बड़े जो देश के लोग थे, वो उनके लिए हमेशा प्राथमिकता थी। लेकिन इनकी जो समस्याएँ हैं, इनके जो प्रश्न, ज्वलंत प्रश्न हैं, इनके जो मुद्दे हैं, वो पीछे रह जाते थे। इसीलिए आर्य सभा मॉरिशस ने विचार किया कि केवल इन लोगों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाए, जिसमें केवल यहाँ के लोग आकर के इसमें भाग लें और अपना विचार, अपनी समस्या, अपने मुद्दे सामने रखें। हम लोग इस पर कार्य कर सकते हैं। तो 28, 29 और 30 जुलाई को यह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें कोई 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिस तरह से मैंने संकेत किया आरंभ में, ये विश्व स्तरीय नहीं था, केवल गिरमिटिया देश। और जानते हैं आप कि गिरमिटिया देश अधिक नहीं है, 5-6 देश हैं। जैसे आप जानते हैं कैरिबियन में हैं, ट्रिनिडाद टोबैगो है, सूरीनाम है, वहाँ गयाना है। इधर पैसिफिक में आएंगे आप तो फिजी है, वहाँ भी कुछ न्यूजीलैंड में लोग आकर बसे हैं, दक्षिण अफ्रीका, और हम लोग। इतने ही देश हैं, और इतने लोगों में और कुछ भारत से लोग भी आए थे। तो करीब-करीब 50 लोगों ने इस पर विचार किया मिल कर के। उद्देश्य क्या था कि इन देशों में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस प्रकार से समाज में उत्थान, क्योंकि जो आर्य समाज का उद्देश्य था, स्वामी जी का जो संकल्प था कि किस प्रकार से मानव मात्र, नाम रखा गया आर्य समाज, लेकिन ये आर्य समाजियों के लिए नहीं था केवल, न आर्य समाजियों के लिए संस्था बनी है, ये मानव मात्र के लिए यह संस्था है। तो जो विचार विनिमय हुआ वो मानव मात्र के लिए, ऐसा नहीं कि केवल और केवल जो सदस्य हैं आर्य समाज में, ऐसी बात नहीं है। तो क्या मुद्दा था, क्या प्रश्न थे उसमें कि किस प्रकार से आप लोगों के यहाँ इन देशों में, जिसका मैंने नाम लिया, जिनका नाम लिया, किस प्रकार से वहाँ पर कार्य हो रहे हैं, क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से प्रशिक्षण की सुविधाएं हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ बहुत सारी सुविधाएं वर्षों से, दशकों से है कि हिंदी प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत शिक्षण के लिए, और जो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, सरकार के स्तर पर हो, निजी स्तर पर हो, हर प्रकार से यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। परंतु ऐसी सुविधा हर एक देश में नहीं है। इन सब पर चिंतन हुआ
कि संस्कृत के लिए, आयुर्वेद के लिए, हिंदी के लिए और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किस प्रकार से, और साथ में सामाजिक जो उन्नति है, जो कुछ समस्याएं हैं, किस प्रकार से उन पर हम लोग विचार कर सकते हैं। इन सब पर चर्चा हुई और 3 दिनों तक बहुत सफल संपन्न ये सम्मेलन हुआ। सब लोग बहुत संतुष्ट हुए और जो लोग आए थे विदेश से, वो लोग एकदम बहुत संतुष्ट होकर के गए हैं और उन्होंने कहा है कि यह जो हमने एक नींव रखी है, हुँ, एक बुनियाद रखी है, अब आगे को हमको कार्य करना होगा। हुँ। और हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अभी हाल में इस कार्यक्रम के दौरान ही जी। फिजी से जो प्रतिनिधि आए थे इस जी, सम्मेलन में पंडित भाग लेने कमलेश के लिए। आर्य जी आए थे। हाँ, बिल्कुल, हुँ, हाँ। और उन्होंने अपना अनुभव जो है हमारे साथ बाँटा और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक कैसे कहेंगे विचार प्रकट किए और इस सम्मेलन को लेकर। जी, हर एक इसी प्रकार से हर एक जो प्रतिनिधि वहाँ से आए थे अन्य देशों से, सब लोग बहुत संतुष्ट हुए और ये उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक घटना है और ये समय की माँग थी और मॉरिशस ने जो पहल की है, मॉरिशस ने जो ये कार्य किया है, ये अनूठा है। अब यह तो केवल प्रारंभ है, हुँ, ये अंत नहीं है, प्रारंभ है, यहाँ से हमको आगे कार्य ले चलना होगा। हुँ। तो यानी इस तरह का सम्मेलन जो है पहली बार आयोजित किया जी गया। हाँ, जो गिरमिटिया देशों के लिए। हुँ, हाँ। तो कुछ अन्य कैसे कार्यक्रम आयोजित करने का विचार है? जी, अभी आपने प्रारंभ में यह संकेत किया कि भाई क्या-क्या मंतव्य, हुँ, कौन-कौन से निर्णय लिए गए, क्या विचार लिया गया इन सम्मेलन की बैठकों के अंतर्गत कौन से प्रश्नों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय। हुँ, सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया कि इन देशों के लिए अलग से एक मंच हो हुँ, और उसका नाम दिया गया गिरमिटिया वैदिक काउंसिल। हुँ, ये जो है वेद जो है केवल आर्य समाज के लिए नहीं है, वेद जो है केवल हिंदू के लिए नहीं है या भारतीयों के लिए नहीं है। अभी आप देखिए भारत के जो वैज्ञानिकों ने कहा वो चंद्रयान के को लेकर के वो चाँद पर पहुँचे। तो उन्होंने कहा वो जो श्रीधर और जो सोमान जी जो थे सोमनाथ जो उनके हैं अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये सब जो हम लोग कर रहे हैं हमारे शास्त्रों से, वेद से, हमारे ग्रंथों से लेकर के हमने किया। यह यूट्यूब पर उन्होंने कहा सभी लोग देख सकते हैं। हुँ, तो आगे के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि एक मंच हमने कायम किया है, हुँ, बनाया है एक मंच, उसके आधार पर हम लोग इन देशों पर कौन से कार्य करेंगे। सर्वप्रथम प्रशिक्षण के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए क्या सुविधाएँ हैं। आपको पता है पड़ोस में, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं। हुँ, वो केवल अंग्रेज़ी में अधिकतर बात करते हैं और हिंदी यदि वो पढ़ते हैं तो वो रोमन लिपि में लिख कर पढ़ते हुँ, हैं, देवनागरी में नहीं लिख पाते हैं वो। तो इसलिए इन सब पर हमको कार्य करना है। इसके आगे संस्कृत के लिए भी क्या सुविधाएँ हैं और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात आयुर्वेद को लेकर के भी बहुत चर्चा हुई। हुँ, इन सब देशों में जानते हैं आयुर्वेद जो है ये जो प्राचीनतम जो हमारे जो चिकित्सा के लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके आधार पर आज पूरा विश्व इसको अपना रहा है। तो इन देशों में क्या सुविधाएँ हैं और यहाँ से हम लोग तैयार हैं जा कर के उन देशों में आयुर्वेद को लेकर के वहाँ पर प्रचार-प्रसार करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो ये एक प्रशिक्षण उसके साथ-साथ योग की बात हुई। हर देश में इस प्रकार की सुविधा नहीं है, जो हमारे पास है जो सुविधा योग कक्षा चलाने के लिए। और साथ में जो भजन आदि के लिए, मैं संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, हुँ, संगीत तो अलग बात है, लेकिन भजन गाने के लिए जब हम लोग सत्संग करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रवचन करते हैं तो साथ में भजन बहुत आवश्यक है। इसके लिए कुछ प्रशिक्षण देने के लिए हम सब तैयार हुए, सभी देशों के लोगों ने कहा एक स्वर में कि भजन के लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए और साथ में यज्ञ, सत्संग, संध्या, अग्निहोत्र इन सब पर भी प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक है। तो इन देशों में हम लोग ये सब कार्य करने जा रहे हैं और साथ में जो सांस्कृतिक जो है संरक्षण किस प्रकार से इन देशों में आप जानते हैं कि पश्चिम किस प्रकार से हावी हो रहा है अनेक देशों में, अनेक समाजों में। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इन देशों में किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित हों, जिससे कि लोग विशेष रूप से युवा वर्ग जो है, वो हमारे संस्कारों से दूर न जाए, जो हमारी संस्कृति है, उससे दूर न जाएँ।
क्योंकि शिक्षा अधूरी है जब तक उसमें संस्कार न हो, जब तक उसमें संस्कृति न हो, जब तक उसमें धार्मिक तथ्य न हो। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम लोग एक मंच हमने बनाया है। फिर से दोहराता हूँ, उसका नाम है गिरमिटिया वैदिक काउंसिल, और उस वो सब देश सदस्य हैं उसके, जहाँ पर गिरमिटिया लोग बसे हुए हैं। और समय-समय पर हम लोग चिंतन करेंगे। ये आवश्यक नहीं है कि हम लोग हर बार सम्मेलन करें। आप जानती हैं आजकल तो जो औद्योगिकी जो प्रौद्योगिकी है और जो टेक्नोलॉजी है, ये सब जो आधुनिकतम जो उपकरण है, तो बहुत आसान है, बहुत सहज है संपर्क करना, बातचीत करना। और समय-समय पर अगर आवश्यकता पड़ी तो सम्मेलन का आयोजन होगा, परंतु ऑनलाइन हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो कुछ समस्याएँ हैं, जो कुछ प्रश्न हैं, हम लोग इन पर किस प्रकार से मिल कर के कार्य कर सकते हैं और परस्पर सहयोग और सहायता कर सकते हुँ, हैं। तो आप लोगों ने ये आयुर्वेद विषय को इस सम्मेलन में क्यों शामिल किया? नहीं, देखिए आयुर्वेद जो है, वेद का एक उपवेद है। हुँ, वो वेद का एक अंग है। ऐसा वेद जो हम समझते हैं कि केवल पूजा-पाठ है, यज्ञ हवन है, ऐसा नहीं है। वेद के 4 उपवेद हैं। एक जो है आयुर्वेद, जहाँ पर जो अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है, ये जो आधुनिकतम जो अब हम लोग आयुर्विज्ञान जो हम लोग ये अभी हम लोग ये चलाते हैं अनेक देशों में, ये तो भारत से जाकर के वहाँ पर लोगों ने प्रशिक्षण लिया, वहाँ से लेकर के पश्चिम में लाए। ये हम समझते हैं कि ये महान है, ऐसी बात नहीं है। जड़ तो वहाँ है, हुँ, बुनियाद वहाँ है, वहाँ से लेकर के सब लोग आए। तो आज के युग में आयुर्वेद इतना प्रचलित हो रहा है कि हर जगह इसकी माँग है। तो ये केवल एक वर्ग के लिए नहीं है, एक देश के लिए नहीं है या एक जाति के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि और जो अन्य उपवेद हैं, उदाहरण के तौर पर एक है जो हम लोग गणित की बात करते हैं, हुँ, हम लोग जो आज विज्ञान की बात करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर की बात करते हैं। यदि हम लोग आर्यभट्ट ने अगर इसका ये नहीं किया होता शून्य का और दशमलव का, तो आप किस प्रकार से गणित, किस प्रकार से विज्ञान, किस प्रकार से आप प्रगति कर पाते, किस प्रकार से कंप्यूटर आप चला पाते। तो इन सब बातों को लेकर के अधिक समय नहीं है इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, हुँ, परंतु आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि एक एक अलग बात है, नहीं, वो वेद का एक अभिन्न अंग है और वो वेद से निकला हुआ एक उपवेद है। और यह बहुत आवश्यक है क्योंकि आज के युग में लोग केवल ध्यान देते हैं जो चिकित्सा पर, हुँ, केवल जो रोग जो है हो गया, बीमारी हो गई, किस प्रकार से उसका इलाज हो। जबकि इससे अधिक आवश्यक है कि हमको रोग होने नहीं देना चाहिए, हमको बीमारी आने ही नहीं देनी चाहिए। किस प्रकार से ये हो सकता है, तो इसके अनेक यहाँ पर उस पर हम लोग एक वक्तव्य नहीं देंगे, हुँ, परंतु बहुत आवश्यक है कि इन सब पर लोग जानें, लोगों को के बीच में प्रचार-प्रसार हो। तो इन सब कार्यों में हम लोग कुछ पीछे रह गए हैं। यह समय आ गया है, यह समय की माँग है कि इन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएँ, लोगों को बताएँ। और आज तो अधिक आसान है, जिस तरह से मैंने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो हुँ, इसके माध्यम से भी हम लोग अधिक सहज से लोगों के बीच में हम लोग प्रवेश कर हुँ। सकते हैं। यानी जिस तरह से आप समझा रहे हैं, ये जो सम्मेलन लगा, जी, ये काफ़ी सकारात्मक रहा। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे जी, कि आयुर्वेद एक विषय रहा, जी। जो अन्य विषय जिस पर आप लोगों ने चर्चा की और उसका नतीजा क्या रहा? किस तरह से उसको उपयोग में लाएँगे? हाँ, सबसे जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है युवकों को लेकर, युवा हुँ, वर्ग को लेकर के, आज हम देख रहे हैं केवल यहाँ पर नहीं, प्रत्येक जो जहाँ पर जाएँगे अनेक देशों में आप जाएँगे, तो युवा वर्ग है, हमारे संस्कारों से वो थोड़ा अलग है। हुँ, क्यों? उनका दोष नहीं है, क्यों हमने उनको उनसे दूर रखा। हमारे बाप-दादे जब थे तो उन लोगों ने हमको इससे इसको सिखाया, हमको अवगत कराया, इसका क्या मूल्य है, इसका क्या महत्व है। लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। हम केवल ये सोचते हैं कि उनको लिखाओ, पढ़ाओ, अच्छा प्रमाण पत्र मिले, अच्छे नंबर आएँ, अच्छी परीक्षा वो में उत्तीर्ण हो और अच्छी नौकरी मिले और सुखी जीवन हो। हुँ, सुखी जीवन केवल रुपए-पैसे से, केवल भौतिक सुख से नहीं मिलता है। सुखी जीवन होता है जब दोनों का मिश्रण हो, भौतिकवाद हो और साथ में आध्यात्मिक जो हमारा ज्ञान है, साथ में जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, इन सब की जब तक आपको जानकारी नहीं हो, तो हम लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी हम लोग खुश नहीं रहेंगे। आप देखेंगे समाज में इतनी सुविधाएँ हैं,
इतनी सारी आज हम इतने सारे आविष्कार हैं जो हमारे पहले पूर्व में नहीं थे। इसके बावजूद लोग आज कहते हैं कि मन की शांति नहीं है, हुँ, हमें मानसिक शांति नहीं है, हम लोग दुखी हैं, हम लोग त्रस्त हैं और आप जाकर देखेंगे अस्पतालों में लोग कई रोगों के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि सही रूप में कि सुख कहाँ पर है। तो इन सब बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हम समझते हैं कि केवल बड़ी-बड़ी बातें कर लेने से हम लोग जीवन में प्रगति करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इनको पुनः अपनाना होगा, समाज के बीच में लाना होगा। हमको बहुत भाषण कर चुके हैं हम लोग, अब हुँ, भाषण थोड़ा कम करेंगे हुँ। और अधिकतर हम लोग क्षेत्र में जाएँगे, ज़मीन पर जाएँगे और इन सब कार्यों पर विचार करेंगे, युवा वर्ग को लेकर के, बच्चों को लेकर के जोड़ेंगे साथ में, जिससे कि उनको असली ज्ञान प्राप्त हो। हाँ, जैसे इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य ही है, स्वामी दयानंद जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, जी, जिस तरह से उन्होंने युवकों को गठित किया था उन दिनों जी। और उनकी जयंती के इस अवसर पर अभी जो है कुछ अन्य खास आप लोगों को करना है? हाँ, देखिए ये जो पूरे 1 वर्ष तक पूरा साल ये चलेगा ये जो कार्य है। अभी अगले वर्ष जो है हम लोग करीब अप्रैल में इसका समापन करेंगे। हुँ, फिर इस बीच में कई गतिविधियाँ हैं, जिस प्रकार से हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। एक तो ये सम्मेलन हुआ, जिससे कि केवल अपने देश तक सीमित न रहे, अन्य देशों तक गए। हुँ, परंतु यहाँ पर भी हमको गाँव-गाँव में पहुँचना है, युवा वर्ग के बीच में पहुँचना है, हमारे संस्कारों से, हमारे मूल्यों से उनको अवगत कराना है। और विशेष रूप से आप देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी तक स्कूल जाना आरंभ नहीं किया है, जो उनकी उम्र नहीं हुई है, आप देखेंगे वहीं से समस्या आरंभ होती है कि हुँ, वहाँ उनको हम अपनी भाषा से दूर रखते हैं, वहाँ उनको अपने संस्कारों से दूर रखते हैं, वहाँ उनको हम अपने रीति रिवाज से दूर रखते हैं। तो वहाँ से हमको कार्य आरंभ करना है, बैक टू मतलब ज़ीरो से हम लोग शून्य से आरंभ करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे जो शिशु जो हैं, जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, वहाँ से किस प्रकार से उनको अपने संस्कारों से अवगत कराएँ, अपनी भाषा से, अपने संस्कारों से, अपने संगीत से, अपनी कला से, इन सब बातों से वे अनभिज्ञ हैं, हुँ, वहाँ से आरंभ करना। फिर आना है युवा वर्ग के बीच में, जितने आप देखेंगे छात्र जो पढ़ रहे हैं, वो वन साइडेड हैं, एक तरफ़ा हैं। केवल वो लोग एकेडमिक इंस्ट्रक्शन पा रहे हैं और ज्ञान की बात नैतिक मूल्यों की बात वो नहीं जानते हैं। तो ये बीच में ये हमारी एक कमी है, हुँ, इसको हम इसकी पूर्ति हमको करनी है और विशेष रूप से आप देखेंगे परिवार जो है, परिवार की नींव, परिवार का आधार हुँ, जो है वो महिला है, वो कन्या है, वो लड़की है। तो उनको भी हमको सही शिक्षा देनी है कि एक सुख परिवार को किस प्रकार से हम लोगों को के सुखी उसको रखना है, किस प्रकार से उस परिवार को संजोना है, किस प्रकार से परिवार में शांति लानी है, किस प्रकार से परिवार में प्रेम। तो इन सब बातों पर हमको कार्य करना है। बहुत बड़ा कार्य हमारे सामने है। हुँ, शायद हम समय कहीं पर न समय की कमी है, परंतु इस काम भले इट इज़ बेटर लेट देन नेवर मतलब देर सही अंधेर नहीं। हम लोग भले कुछ देर से कार्य आरंभ करेंगे, तो हम लोगों ने बहुत बल दिया भाषण पर, प्रवचन पर, हम लोगों को थोड़ा ज़मीन पर उतर के अब हमको कार्य हुँ, करना हाँ। होगा। यहाँ पर जिस तरह से आप समझा रहे हैं और जैसे कि हम जब पीछे देखते हैं स्वामी जी की 200वीं जयंती अभी मनाने जा रहे हैं। जब वे एक युवक हुए तो उन्होंने कई लोगों का मार्गदर्शन किया। जी, खासकर ये जो संस्कार विधि है, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने जो नियम निर्धारित किए, तो ये सब कैसे कुछ कहीं कुछ कमी रह गई कि उनके जो उद्देश्य रहे उनको पूरा नहीं किया जा सका? नहीं देखिए वो जो स्वामी दयानंद जी का जब समय था, हुँ, तो वो बहुत कठिन वो समय था, बहुत सारी समस्याएँ थीं। इस प्रकार से आपको पता है महिलाओं को विद्या शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो बाद में वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना 50 वर्ष बाद में, तो इन विचारों को अपनाया कि जो शिक्षा का अधिकार है सभी को प्राप्त होना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसी प्रकार से उनको जो पूजा-पाठ,
अपने जो मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, ये पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज आप देखेंगे हमारे बीच में कई पंडिताएँ हैं। तो इस प्रकार से वो एक अलग ज़माना था, लेकिन आज हम देखेंगे कुछ वो समस्याएँ कम हैं, हुँ। परंतु दूसरे ढंग से हमको देखना है कि आज के युग में जिस प्रकार से जो माहौल है, जो वातावरण है, कहाँ पर समस्या है। क्योंकि कभी कैसा होता है ना कि बहुत सुख, बहुत सुविधा प्राप्त हो जाने से आदमी थोड़ा निश्चित हो जाता है और आदमी थोड़ा भूलने लगता है। तो पुनः याद दिलाना है कि जो हमारे गुण, जो उन्होंने निर्धारित किया था जो रास्ता, जो उनका संकल्प था कि हम लोगों को भविष्य तो देखना चाहिए, लेकिन जड़ जो है हमारी, वो जड़ से हम लोग अलग नहीं हो सकते। जिस दिन आप जड़ से कट जाते हैं, उस दिन आप खत्म हो जाते हैं। तो उन सब बातों को लेकर के जो ज्ञान उन्होंने दिया, और ये परमात्मा की असीम कृपा रही कि ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आए, जिन्होंने केवल भारत के लिए नहीं, मैं बार-बार दोहराना चाहता हूँ, केवल एक जाति, एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके अधिकतर विचारों को, जैसे कि मानवाधिकार हुआ, शिक्षा का अधिकार हुआ और सामाजिक उत्थान हुआ, इन सब बातों पर जो है उन्होंने संकल्प जो लिया था, उन सबको आज पुनः हमको दोहराना है। हुँ। यानी ज्ञान का जो घड़ा है उसे खाली नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा भरते रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना, हुँ, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। वो तो आप जितना भी प्राप्त करें उतना ही कम है। हुँ, कभी हम हर उम्र में, हर समय पर हम ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए हमको। तो इस तरह से मैं समझता हूँ आर्य सभा के सामने एक बहुत बड़ा कार्य है, और जिस पर सबको हमको कमर कस करके, सभी लोगों को मिल कर के यह कार्य करना है। हुँ, तभी जा कर के हमारे समाज का उत्थान हो सकता है और हमारे राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। आपको पता होगा आज अगर हमारा देश आज़ाद है, स्वतंत्र है, तो आर्य समाज का, स्वामी दयानंद जी के संकल्प का कितना उसमें योगदान रहा। हुँ। यानी स्वामी जी की जयंती जो है अगले साल मनाई जाएगी संपन्न फरवरी। करेंगे, पूरा हाँ। वर्ष चलेगा यह कार्यक्रम, हुँ, परंतु संपन्न करेंगे अगले वर्ष मार्च-अप्रैल में। हुँ। यानी अभी अन्य और कार्यक्रम, दिलचस्प कार्यक्रम आ रहे हैं। हाँ, हाँ, हम लोग अब बाद में घोषित करेंगे, घोषणा करेंगे इस पर कि अब तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे, हुँ, और आगे जो हैं कुछ विशेष कार्य हैं, उन सब पर भी हम लोग आगे अन्य कार्यक्रमों में चर्चा हुँ। करेंगे। तो गति जी, आपने ये सभी जानकारियाँ दी, इन सब के लिए हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं, एमबीसी को भी धन्यवाद देते हैं कि अवसर दिया, इन सब पर हम लोग चर्चा कर पाए, कुछ प्रकाश डाला, और फिर जो शेष है वो आने वाले कार्यक्रमों में हम लोग और बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।